अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस बड़ी खबर से कि IMF के साथ वफ्द की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। हम देख रहे हैं जहाद ज़ुहूर की क़यादत में ये मुलाकात हुई है। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर तमाम वफाकी वज़रा जो कि इससे रिलेट करते हैं वो भी मौजूद थे और आला हुक्काम भी मौजूद थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जितनी कंडीशनैलिटीज़ थी पास्ट में वो भी फुलफ़िल की और आने वाले दिनों में जो तैयारी है हमारी वो भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और अब जो आने वाले दिनों के लिए जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इत्मीनान का इजहार IMF की तरफ से किया गया। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि IMF प्रोग्राम में जो हमारी चीज़ें हैं उसके बाद क्या हमें नेक्स्ट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बजट भी आ रहा है। जैसे जैसे हर साल गुजर रहा है वैसे वैसे बजट की तैयारी, बजट की पॉलिसीज़, बजट के इनिशिएटिव्स प्रॉपर वे में लिए जा रहे हैं। सो ये भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो चाइना का काफ़ी हद तक की किरदार की तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए कि तमाम सोशली, इकोनॉमिकली या हम कह सकते हैं कि बेहतरी के तौर पे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हमेशा से नज़र आते हैं। हमेशा से हम देख रहे हैं कि हमारे जो सिपैक है ख़ासकर वो कितना ज़्यादा एक सेकंड फेज़ में दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, चाइना के साथ हमारी बॉन्डिंग, हमारी फ्रेंडशिप, हमारा किरदार एक बेहतरीन तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये आज हम इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि चाइना के साथ हमारी जो आने वाले दिनों में कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं जिसके ऊपर दोनों ममालिक जॉइंट वेंचर्स करके काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी चीनी हममंसब से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। उनके हवाले से भी बात करेंगे, ख़ासकर मसला कश्मीर और सिपैक के ऊपर गुफ्तगू की। और सिपैक जो है वो ऑलरेडी बिजनेसेस के लिए नीड ऑफ द आवर है। तो ये जो है वो मुलाकातें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारी जो रीजन के अंदर एक डिप्लोमेसी है वो काफ़ी हद तक फास्ट पेस पे दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं कि सिपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की भी जो है वो एक बढ़ाने के लिए गौर किया जा रहा है। यानी कि सिपैक अफगानिस्तान तक जाएगा तो यहाँ पे रोड्स, यहाँ पे ट्रेन्स, यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अमेरिका के साथ तिजारत के हवाले से बात करें, यानी कि अमेरिकन ट्रेड में देखा जाए तो 2.5 बिलियन सरप्लस पाकिस्तान के पास है। यानी कि पाकिस्तान इज़ एक्सपोर्टिंग $5 बिलियन एंड इम्पोर्टिंग 2.5। तो ये एक सरप्लस है, इसको पैरेलल किया जाएगा टैरिफ वॉर के बाद। लेकिन देखा ये जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका टाइज़ जो हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती हैं, क्योंकि ट्रेड पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो जंग बंदी हुई है इसके बाद भी एक चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है वो है पाकिस्तान एंड अमेरिका टाइज़ के हवाले से। डिटेल डिस्कशन करेंगे जी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जो कि हम देख रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से। जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत कल के दिन हमने इजलास देखा था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट है। वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिलाशुबा घरों की तामीर से हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी तमाम सनतें जैसे सीमेंट, सरिया, लकड़ी और दीगर मुतालिका शोबे मुतहर्रिक होते हैं, जिससे न सिर्फ सनत का पहिया चलता है बल्कि लोगों की बड़ी तादाद को रोजगार के मौके भी मिलते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जासिम अनवर साहब। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जासिम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे आफ्टर लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, अगर हम सबसे पहले इस रिपोर्ट से आगाज़ करें तो यहाँ पर जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम यानी कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हुए दिखाई दिए, कितनी ज़्यादा ये एक बेहतरीन कोशिश होगी आम आवाम के लिए? देखें, अगर आप इन सारी डेवलपमेंट स्कीम्स को इंक्लूडिंग ये जो लो हाउसिंग स्कीम है इसको थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वो तमाम तरजीहात और वो रिफॉर्म्स हैं जिनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इक्विटी बेस्ड अप्रोच और जो मोस्ट नीडेड हैं उनको रिलीफ देना था जी। और इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए पिछले 1-2 साल में जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया गया उसका एक ई का स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन जो इक्विटी एक ई से बनता है वो रिफ्लेक्शन इन हाउसिंग की नज़र शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो रही है। देखें, लाइवलीहुड ऑफ दोज हु नीड द मोस्ट एंड देन गिविंग देम एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे वो सुकून से काम कर सकें और अपनी डिलीवरी कर सकें, तो ये प्रोजेक्ट उसकी एक रिफ्लेक्शन है।
और इस तरह के नंबर ऑफ और इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी टारगेटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको फोकस कर रहे हैं कि जो आवाम की उस सेगमेंट को रिलीफ दें जो बेसिकली मोस्ट इन नीड है। तो मैं तो इसे देखूंगा कि इट्स सक्सेस नाउ एंड इट्स नाउ। वो जो बात हम पिछले कुछ माह में कर रहे थे कि अब ये इसका एक्चुअल रिलीफ कब आवाम तक जाएगा, तो वो आपने इसको देखना शुरू कर दिया कि पीछे हमने पेट्रोल की प्राइसेस हुई, फिर बिजली के निरखों में पावर टैरिफ हुआ, अब साथ में ये हो गया, एंड देन आइंदा बजट में और भी बहुत सारी रिलीफ आने वाली है। लेकिन ये तमाम जो हम कह सकते हैं ना कि इम्पैक्ट्स है ये आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी ये खुशाइन बात है। अच्छा, साथ साथ आईएमएफ के हवाले से बात करेंगे। आईएमएफ के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, काफ़ी हम कह सकते हैं ना कि गुड स्टूडेंट होने का खिताब पाकिस्तान को दिया गया, यानी कि बहुत अरसे बाद आपका होमवर्क भी कंप्लीट है, आपने तमाम जो एक कंडीशनैलिटीज़ थी फुलफ़िल की। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम से हमें फ़ायदा बहुत हुआ है, यानी कि हमारे जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है वो काफ़ी बहाल हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ पहले भी कुछ कि 24वां या 25वां प्रोग्राम है ना आईएमएफ का ये। और लेकिन इस आईएमएफ प्रोग्राम के अगर हदो हाल देखें और इनकी जो वेरियस ट्रेंचेस का रिलीज़ देखें तो कुछ कंडीशनैलिटीज़ थी जो हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से पिछले कुछ माह में पूरी की, जिसमें जो फ़िलहाल ताज़ा में अगर आपको बताऊं वो थी एफबीआर के रिफॉर्म्स, गवर्नर रिफॉर्म्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यस, और सिमिलरली डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के अंदर राइट इन्वेस्टमेंट्स और पीएचडीपी की इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो थी हुकूमत ने बड़ा केयरफुली इस दफ़ा प्लान की, और दैट इज़ वाई ये मिशन जो है बड़ा सक्सेसफुल है। एडिंग ऑन टू इट, अब आपका जो फ्यूचर के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करेगा, तो देखें जब तक हमारे पास डेवलपमेंट का स्टिमुलस अवेलेबल होगा तो वो हम जब तक राइट साइड पे नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बेनिफिट नहीं होगा। तो ये पैकेज, ये ऑर्गेनाइजेशन, इस जो इस्लाहात हैं उनकी तरतीब और आईएमएफ मिशन की सक्सेस, ये एक तसलसल है उन चीज़ों का। और जब जंगबंदी हो रही थी उस टाइम पे आईएमएफ की ट्रांच का डिसबर्स होना, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार करना, ये भी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ना। इट इज़ एंड इट इज़ वेरी मच आई थिंक पॉजिटिव कि इंस्पाइट के हम बिल्कुल वॉर के दहाने पे खड़े हैं और तो हमारी एक ट्रेंच रिलीज़ होगी, तो उसको कुछ लोगों ने नेगेटिवली भी कुछ मीडियाज़ ने लिया कि जी ये आईएमएफ जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। के मीडिया की बात कर रहे हैं तो वो तो बस फिर उनका तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा तारीफ़ की है कि चाइना हमारा फ्रेंडली, हम कह सकते हैं ना ब्रदरली कंट्री, उनके साथ जो सोशो इकोनॉमिक हमारे टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर ये होने भी चाहिए। वेयर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ उनके सफारती जो एक महाज पर बात करते हुए दिखाई दिए कि मसला कश्मीर को और ख़ासकर सिपैक को फुलफ़िल होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान तक लेके जाने का प्लान दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी हमारे पास प्लान्स है कि हम अफ़गानिस्तान, ईरान एंड रशिया तक रूट अपनी लेके जाएँ। तो कैसा लग रहा है ये जो एक डेली बेसिस पे हम काम भी कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको ना आपको रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल पीस के ज़ुमरे में रखता हूँ। वो एक इट्स ऑलरेडी नॉन फैक्ट कि जब तक आपकी रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीजनल पीस नहीं होगा, रीजनल सिक्योरिटी नहीं होगी, सोशो इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, लोगों का आना जाना, ट्रेड, उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए रीजन नहीं हो पाती। इट्स वेरी लेस लाइकली कि पाकिस्तान वॉर में है और चाइना की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। आई मीन चाइना नो डाउट इट्स इकोनॉमिक जॉइंट, बट उसकी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन सी पैक और उसके साथ ब्रॉडर कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड देन गोइंग ऑन टू सेंट्रल एशिया, बिकॉज ये आपको रूट दे रहा है टू यू नो दोज एरियाज जो वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है कि हमारे पास हमारी बैक पे एक ऐसा मेजर स्ट्रेटेजिक अलायंस मौजूद है जिसको हम अपने इकोनॉमिक गेन के लिए राइटली यूज़ कर सकते हैं। और ये तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले हमें ये करना चाहिए, लेकिन बीच में थोड़ा अगर अभी कर रहे हैं तो दिस इज आल्सो बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। अगर अफगानिस्तान जब सिपैक फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, अब सिपैक 2 के नाम से अगर ये स्टार्ट होता है और अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है रीजन के अंदर, ये क्या जो हम कह सकते हैं ना कि आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट्स आएंगे? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, लेकिन हमें कितना ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग करेगा, और दूसरा ये कि हमारी जो एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है उसमें कितना फ़ायदेमंद शामिल होगा? देखिए, ये जो है ना हमारे हाउ बेनिफिशियल इट विल बी फॉर CPEC 2
हमारे जो उड़ान पाकिस्तान के 2 ईज, नंबर 1 इज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल आफ्टर सरप्लस आपकी होम ग्रोन नीड्स के बाद, एंड सेकंड वन इज नॉलेज इकोनॉमी, तो जो हम ह्यूमन कैपिटल को हम बिल्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों जब हमारी रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू सी पैक एंड सी पैक 2.0, नॉलेज इकोनॉमी कॉरिडोर्स जो हमने डेवलप करने हैं, उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान और आगे सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी हो जाएगी इससे ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके साथ ट्रेड टाइज बढ़ेंगे ना हमारे, आई मीन रीजनल स्टेबिलिटी देन लीड्स टू योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ इन्वेस्ट होगी वहाँ होगी। अभी हम किसी कंट्री की पावर को देखते हैं तो उसकी इकोनॉमिक पावर्स भी मैटर करती हैं। यस, बिल्कुल करती तो हैं ये जी। फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए दोनों तरीके से विन विन सिचुएशन होगी। यस, दोनों तरीके से। एक तो हमारी अपनी जीडीपी ग्रोथ में बड़ा पॉजिटिव आपको फ्लो नजर आएगा जब ये हमारे रीजनल टाइज और ये इनकी कनेक्टिविटी रोड एंड अदरवाइज डेवलप हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ पे नजर आएंगे आपको। और उसका फिर जब जीडीपी की ग्रोथ का मतलब है कि आपका डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाएगा और उसके रिलीफ ऑटोमेटिकली पब्लिक तक जाएंगे जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ हमारी जो एक ट्रेड अलायंस है या ट्रेड पार्टनरशिप है। ऐसा है कि हम $5 बिलियन के जो एक्सपोर्ट है वो करते हैं, ऑलरेडी हम 2.5 सरप्लस पे हैं। 2.5 बिलियन इंपोर्ट करना, 5 बिलियन एक्सपोर्ट करना, आने वाले दिनों में मजीद ट्रेड बढ़ाने की अमेरिका ने एक वेलकमिंग नोट दिया है। तो क्या लग रहा है कितनी ट्रेड बढ़ेगी, नंबर 1, एंड नंबर 2, अगर हमारी ट्रेड जो हम पैरेलल करना चाह रहे थे कि हमारी इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से टैरिफ जो इश्यूज़ हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कुछ अर्से पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में आपके साथ और कुछ और जगहों पे बात की थी कि जब ओवल ऑफिस ट्रंप 2.0 था तो उसकी ग्लोबल पीस डोमिनेंस एंड पावर बैलेंस का शिफ्ट था, उसका टारगेट इकोनॉमिक शिफ्ट था एक्चुअली। तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसने अमेरिकन स्ट्रेटेजिक अलायंस जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके थ्रू वेरियस टैरिफ टैक्टिक्स, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स ये थे कि जो पीपल शुड कम एंड इन्वेस्ट इन अमेरिका। यस, उसके अंदर कैसे पाकिस्तान कैसे रोल प्ले कर रहा है, उसके साथ पाकिस्तान की ऑलरेडी इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप में हमारी जो एम्बेसीज हैं वो ऑलरेडी बड़ा पॉजिटिवली इंगेज हुई हैं। आपके सफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। इस जंग के को दहाने में अमेरिका ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उसके साथ साथ उसकी टैरिफ एडजस्टमेंट भी इंडिया के साथ नेगोशिएशन हो रही है। और हमारी जो पोजीशन है आप समझते हैं मजीद मुस्तहकम, मजीद स्ट्रांग हो गई है? मैं बिल्कुल समझता हूँ टू नेगोशिएट इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। वाई? बिकॉज नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर देयर नंबर ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूएस। अब वो हम वहाँ इन्वेस्ट करें या अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्ट करे, बोथ केसेस में इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बोथ कंट्रीज इनडायरेक्टली म्यूचुअल करेगी। कि अब पाकिस्तान की जो एक टेरिटरी है वो एक पीसफुल टेरिटरी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो सकता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रुझान है वो दिखाई दे रहा है कि हाँ, हमारे ऊपर ट्रस्ट भी है, इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ भी है, और जितनी इन्वेस्टमेंट हुई उसकी जो एक अमाउंट है रिपैट्रिएट भी हुई पास्ट में अभी हमने देखा। तो आपको थोड़ा सा बजट के ऊपर अगर हम फोकस करके बात करें तो क्या लग रहा है, बजट कैसा होगा, क्या लीनियंसीज इस बार दी जा रही है? जी, देखिए पहले तो थोड़ा पिछला एक अनआंसर्ड रह गया कि जी हम किस सेक्टर में जीडीपी की ग्रोथ स्पेशली विद अमेरिका ट्रेड ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 आपकी जो एग्रीकल्चर साइड, इसके अलावा आपकी ये जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स और ये जो हाउजरी की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आएगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स। इसके एक पॉजिटिविटी। दूसरा जो मशीन इंडस्ट्री है हमारी, जो हैवी मशीन्स हैं, उसके अंदर अमेरिकन रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा एक ग्रोथ मिलेगी अगले साल 2 में। दैट डेफिनेटली विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बाकी जो आप पूछ रही थी नेक्स्ट बजट के हवाले से, देखें बजट के अंदर पिछले 2 सालों में जो प्लानिंग की गई थी वो ये थी कि हम उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जिनकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस हो, ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल पे रिलेटिवली लेस करें अनलेस वेरी मच क्रिटिकल फॉर द ह्यूमन कैपिटल या सर्विस डिलीवरी में हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सपेंड करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाना और प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को ज़्यादा इनकरेज करने के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं।
इसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट चाहती भी है कि प्राइवेटाइज जल्दी हो जाए एग्जैक्टली बहुत सारी। इसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर सर्टन रिफॉर्म्स एंड सर्टन डेवलपमेंट जो ऑलरेडी हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन बड़ा क्रिटिकल है, ताकि हम जब जितना जल्दी अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, इनडायरेक्ट रिलायंस हमारी जो हमारे IPPs हैं राइट उनके साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए पावर सेक्टर को चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन हो रही है उतनी नीड्स भी एनर्जी की बढ़ती चली जा रही है, तो ये सब काउंटर बैलेंसिंग है। मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास मार्केट अपडेट्स क्या क्या मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन हाइलाइट्स। जी सबसे पहले आज मार्केट के अपडेट्स देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,19,931.45 के लेवल पर। हायर साइड में मार्केट गई 1,20,699.17। लोअर वॉज 1,19,062.08 एंड फाइनली क्लोजर 1,19,153.04। यानी कि हम देख रहे हैं कि मार्केट पे थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 778.41 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया, विच इज़ हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी देखी गई। बट वीक का सेकेंड लास्ट डे और ख़ासकर कल लास्ट डे होगा। लेट्स सी कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। जासिम अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बात करेंगे। जासिम साहब, पॉपुलेशन की आपने बात की, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हाउसिंग की जो एक कंजम्पशन या हम कह रहे हैं कि हाउसिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और हमारे पास जो लैंड है उससे बेहतर है कि वर्टिकल जो एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाया जाए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ या उसकी नीड्स, हम क्लाइमेटिक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट चाहते हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जो कार्बन या क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर ज़्यादा जिनका असर हो रहा है, और उसकी कुछ बेसिक रीज़न, जब आपकी सॉइल टू सीमेंट रेशो कम होना शुरू हो जाती है तो सॉइल वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो जितना सीमेंट स्ट्रक्चर आप करते जाते हैं पैरेलल पे, तो आप अगर ग्रीन पैच नहीं छोड़ते, लाइक F9 पार्क है इस्लामाबाद में एंड सम अदर प्लेसेस, तो वो इनडायरेक्टली आपके वाटर लेवल को डिफेक्ट करता है। फिर जब रेन ज़्यादा होती हैं तो रेन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। आपने स्टॉर्म पीछे देखा होगा और उससे कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा। तो ये इट वाज नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इस्लामाबाद की इस तरह का पैटर्न आपने देखा। दिस इज़ द इंडिकेशन कि हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है जो क्लाइमेटिक रिजिलियंट होंगी, जिसके अंदर हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, जिसमें हुकूमत सब्सिडाइज वे में अकोमोडेशन दे, उसके ऊपर भी जिस तरह ये अभी ऑलरेडी PM साहब ने स्टार्ट भी किया, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इनकरेज किया जा रहा है कि जो वो इस तर्ज पे आएँ कि जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसको रिड्यूस ना करें, अर्बन प्लानिंग एंड रूरल एंड टाउन प्लानिंग को सामने रखते हुए बिल्डिंग्स दें, ताकि आपको जो आवाम की नीड है, स्पेशली जो पुअर पॉपुलेशन सेगमेंट है जिनके लिए हाउसिंग डिफ़िकल्ट है, उनके लिए थोड़ा सा रिफॉर्म करें। So this definitely the coming budget will reflect those changes जी। और आपको लगता है कि जो बजट है इस बार जब आएगा तो ये नहीं कि एक टैक्स का हम कह सकते हैं ना भूचाल आ गया या टैक्स जो है तूफान आ गया, इस टाइप की जो प्राइवेट मीडिया में खबरें चलती हैं, आप समझते थोड़ा सा एक मुस्तहकम, थोड़ा सा एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ्रेंडली बजट होगा ये? जी, ऐसे ये एग्जैक्ट नंबर्स तो अनलेस आई कांट से, बट इन जनरल व्हाट वी से कि बहुत ज़्यादा टैक्स की ऐसा वो नहीं है कि जिनके ऑलरेडी सैलरीड पर्सनस हैं या जो अदरवाइज टैक्स पेयर्स हैं उनके बहुत स्लैब्स के ऊपर कोई बड़ा एडिशन नहीं है, रादर रिलीफ साइड है, क्योंकि जो सैलरीड पर्सनस या जो एट सोर्स टैक्स डिडक्शन हो रही है वो तो दे आर बाउंड टू गिव इट। द प्रॉब्लम इज कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, उसके ऊपर बड़ा रिसेंटली एक FBR ने भी रिफॉर्म किए हैं, प्लानिंग कमीशन ने भी एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो अल्टीमेटली लीड करेगी FBR को, एनेबलिंग FBR एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ फॉर टैक्स कलेक्शन। वेल, गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त जा रही है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप यहाँ मौजूद रहे। बहुत सारे बजट के ऐसे हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अभी डिस्कशन हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एड्रेस होना बाकी हैं। तो यकीनन आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे पास क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे बजट का टाइम करीब आता जाएगा। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में डिजिटल एसेट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है, यानी कि वो डिजिटल एसेट अथॉरिटी जो कि तमाम डिजिटल चीज़ों को यूटिलाइज भी करेगी और साथ साथ इसको इंटरटेन भी करेगी, यानी कि डिजिटल असासाजात अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि IT सेक्टर को फ़रोग देना, IT के जो क़याम में या जो भी हिकअप्स हैं उनको दूर करना, और साथ साथ डिजिटल वे में तमाम जो एक सेक्टर्स हैं उनकी पोजीशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए जुर्मानों की शरह बढ़ाने का फैसला गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि टैक्स चोरी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव साबित होती है और कोई भी रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी शख्स एक हम कह सकते हैं खुश होकर टैक्स नहीं देना चाहता, लेकिन अगर उनको एक मोटिवेट किया जाए, बताया जाए या कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो टैक्सेस के हवाले से हमारे पास कुछ अच्छा अमाउंट रिकवर हो सकता है। टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़नी चाहिए और टैक्स जिनको ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा बोझ कम होना चाहिए। यू नो दैट कि IMF की तरफ से ये भी कहा गया है कि सैलरीड क्लास के ऊपर 10% टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। सैलरीड क्लास जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो रही है, तो उनके ऊपर बोझ या बर्डन ना डाला जाए, बल्कि वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और उनसे ही टैक्स वसूल करने के या जुर्मानों की सूरत में जो बात की जा रही है उसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और गवर्नमेंट की जानिब से भी ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि बिजनेसेस को फ़रोग देना है, लेकिन टैक्स देना भी हमारी रियासती जिम्मेदारी है। इसके हवाले से ही बात करेंगे। और वज़ारत ख़ज़ाना ने तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में 1000 अरब रुपए की हद मुकर्रर की है। ये हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से जो है ये इनिशिएटिव देख रहे हैं। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। वी हैव गेस्ट इन स्टूडियो एंड जूम एज वेल। वी हैव अजहरुल इस्लाम साहब, फॉर्मर वाइस चेयरमैन, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं FBR के, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी, सबसे पहले मैं अजहर साहब से ही पूछना चाहूँगी। अजहर साहब, हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की जानिब से फौरी तौर पर टैकल की जा रही हैं। देखा ये जा रहा था ना, पहले काफ़ी ग्रास रूट लेवल से इशूज़ थे, लेकिन अब उन इशूज़ को टारगेट करके और फिल फॉर ठीक किया जा रहा है। अगर हम सबसे पहले ये पाकिस्तान डिजिटल एसेट अगर हम अथॉरिटी को देखते हैं, इसका क़याम होना और इसके क़याम से क्या क्या फ़ायदा होगा जो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये होना ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि गवर्नमेंट ने डिजिटल असासाजात के पे अथॉरिटी बनाई है और इसको फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि इस पे काम किया जाएगा। और क्योंकि इस वक्त जो हम पे 25 अरब डॉलर की जो एक क्रिप्टो की जो एक अलहदा एक चल रहा है ना, उसको चैनलाइज करना चाह रही है गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ख़ास तौर पे इससे ये होगा कि नौजवानों को और जो स्टार्टअप्स हैं और इनको काफ़ी इंशाल्लाह ताला एक उनको फील्ड मिलेगा और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा, एक अच्छा। अजहर साहब, ये जो पेमेंट का बैलेंसिंग का सिस्टम है, यानी कि पेमेंट को लेकर आना, जो IT में लोग करते हैं उनको अपनी पेमेंट लाने में प्रॉब्लम होती है, या इसके हवाले से काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया, तो आप समझते हैं क्रिप्टो के अंदर भी कोई ऐसा चैनल रखा जाएगा? जी, रखा जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और इंशाल्लाह ताला मेरा तो ये है कि मानना है कि आप जब तक लोगों को आसानियाँ नहीं फराहम करेंगे तो उस वक्त तक तो पैसा पाकिस्तान में लाना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये वो फील्ड है, इससे कम से कम हम वो ख़ास तौर पे सिंगापुर इस पे काम आ गया है और फिर UAE भी कर रहा है, जापान भी, तो इसी तरह हम उनके साथ उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इससे एक अच्छा ज़र मुबादला आने की तवक्को है। राइट। मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब से भी बात करना चाहूँगी, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो। कारोबार में टैक्स चोरी जो होती है, सर आप क्या कहेंगे कि टैक्स चोरी, एक तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जुर्मानों की तरफ जा रही है, दूसरा FBR में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं और FBR के रिफॉर्म्स को खासकर हमने IMF की तरफ से भी कंडीशनैलिटी देखी थी कि FBR के रिफॉर्म्स को भी देखा जाए और साथ साथ टैक्स आसान भी किया जाए और टैक्स बेस भी बढ़ाया जाए। तो कैसा लग रहा है इस बार बजट के अंदर? आपको लगता है कि काफ़ी चीज़ें मैनेज की जाएंगी? सैलरीड क्लास को भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लीनियंसी यहाँ पर मिल सकती है 10% के करीब? जी, थैंक यू। बात ये है कि ये जो बात है ना अभी जो कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ जो मसला है ना वो है इकोनॉमी, हमारी कैश इकोनॉमी, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अब जिसकी वजह से आपका जो टैक्स गैप है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 70%।
यानी अगर आपका 100 रुपए का पोटेंशियल है तो आप 30 रुपए कलेक्ट कर पाते हो और 70 रुपीज आप कलेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है ना, दैट इज सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन, ताकि आपका जो बंदा है ना, हर बंदा जो कि नॉन टैक्स फाइलर है इस वक्त, उसको आपने CNIC नंबर की बेसिस के ऊपर हर थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके फिर आपने उस तक रीच आउट करना है एज ए पोटेंशियल टैक्स पेयर। तो उसकी वजह से आपकी जो टैक्स पेयर में इजाफा है ना, दैट इज एब्सोल्युटली इनएविटेबल एंड नेसेसरी। क्योंकि देखें, एक तरफ हमारा है फिस्कल डेफिसिट, दूसरी तरफ है हमारा ट्रेड डेफिसिट, और जिस तरीके से हमारा ओवरऑल डेट में इजाफा चल रहा है, दिस अनफॉर्चुनेटली इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो इस चीज को अब हमने हर हालत में मैनेज करना है, और वो ही है कि हमने अपनी टैक्स पेयर बेस में इजाफा लाना है और सब्सटेंशियल इजाफा लाना है। और ये जो एफर्ट है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएट की जा रही है, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और उसकी बेसिस पे वी शुड डेफिनेटली हैव, जो हमने एक्सपेंड करना है अपना टैक्स पेयर बेस, उसमें आना चाहिए इजाफा। राइट। अजहर साहब, आपसे पूछूंगी, थर्ड पार्टी सोर्सेज से क्या हमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? चलें अगर हम ये मान लेते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बैंक अकाउंट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने लोगों को टैक्स नेट में ला क्यों नहीं सक रहे। क्या ये जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, हमारे चैम्बर्स तो कोई भी ऐसा चैम्बर नहीं है कि जो उसमें, यानी हमारे चैम्बर्स तो उसको इनिशिएट ही नहीं करते जिसका टैक्स नेट में ना हो। अच्छा, आपने सही फरमाया। हम चेंबर्स को देखते हैं, चेंबर में तमाम बिजनेस कम्युनिटी है, वो तमाम टैक्स पेयर है, सैलरीड क्लास हैं, दे आर फोर्सिबली टैक्स पेयर्स, बट दे आर। अब अगर बात करते हैं हम आम लोगों की, तो क्या उनके अंदर इस बात की अवेयरनेस नहीं है? क्या उन्हें अवेयर होने की ज़रूरत है, या वो टैक्स देना ही नहीं चाहते? नहीं, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो ये सोच रहे हैं कि हमें उसके बेनिफिट्स क्या हैं। benefits of course that when they pay tax they will और get the benefits. फिर उन पे जो सबसे बड़ा खौफ है ना, वो ये है कि अगर हम टैक्स नेट में आ जाते हैं, तो जैसे आप पहले अभी आप कह रही थी कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उन पे ही सारा प्रेशर डाल दिया जाता है, बर्डन ना डाला जाए। तो जब तक उनको ये अश्योरिटी होगी कि आप पे नाजायज़ बर्डन नहीं डाला जाएगा, जो आपका एक्चुअल टैक्स बनेगा वही आपसे लिया जाएगा, तो ये उनको बहुत एक ना इनकरेज करेगा उन लोगों को कि वो टैक्स नेट में आए। राइट। अब तो बजट आ रहा है, अब तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अब जो जुर्मानों की बात हो रही है, तो किस किस्म के जुर्माने हो सकते हैं? कोई आइडिया है? क्या बिजनेस कम्युनिटी इस चीज़ को टैकल कर लेगी, या अब डर जाएगी और नहीं भाई देना चाहिए? क्योंकि देखें, जिनको देना है टैक्स वो तो देते ही हैं, जिनको नहीं देना तो वो ही रास्ते ढूंढते हैं। असल में तो जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स नेट में आ गए हैं, वो तो बेचारे सारे टैक्स दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, कि जो इन्होंने एक डिजिटल मीटर रख दिया है हर किसी आउटलेट्स पे, तो नॉर्मली एक्चुअली ये है कि वो जो जुर्माने हैं ना, वो जो कि जी हम वो एक्चुअल रसीद नहीं शो करते और वो एक फेक रसीद शो करते हैं, तो वो उन लोगों को जुर्माने की बात की जा रही है। अगर तो ये अपनी रसीद प्रॉपर इशू करेंगे जो, तो फिर उनको मेरे ख्याल में तो जुर्माने का फिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे तो फिर आपको जाहिर है जुर्माना पड़ेगा, और वो 5 लाख से 50 लाख तक का जो अभी इंक्रीज का कहा जा रहा है, तो ये तो एक मेरे ख्याल में तो इस पे। अच्छा, ऐसा है कि अगर ये जो जुर्माने से डरते होते तो वो पहले ही दे देते। इसके ऊपर गवर्नमेंट यकीनन कोई ना कोई पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ के ऊपर पॉलिसी बनाएगी। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, ये कम लागत के जो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको चेयर भी किया और कहा यह जा रहा है कि वो आम लोगों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसको लाया जाए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टास्क फोर्स बनाई थी जिसने इस पे काम शुरू किया, इस पे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर पे, तो उसमें यही था कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए और वजारत ख़जाना और बैंकिंग सेक्टर दोनों मिलके कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव दें कि एक लो कॉस्ट हाउसेस की तरफ चले जाएं, और बैंकों को भी इसमें आना चाहिए और उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। और अभी जैसे जो इंटरेस्ट रेट वो कम हो गया है, तो इससे भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि इससे सब लोगों को अपना अपना घर मुहैया हो सकता है।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब्दुल्ला यूसुफ साहब से ही पूछना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, अब अगर बात कर रहे हैं हम टैक्स चोरी रोकने के लिए, क्या समझते हैं आप किस टाइप की जो इनिशिएटिव है वो इस बजट में लिया जा सकता है जिसकी वजह से फाइनली अब वो टारगेटेड नॉन फाइलर सामने आ जाएं जिनके ऊपर टारगेट करने की ज़रूरत है? वही मैंने जैसे अर्ज की ना पहले कि जब भी अभी हमारा है टैक्स गैप है ना, जो हमने उसको मैनेज करना है, रिड्यूस करना है, और उसकी वजह से आपकी टैक्स पेयर बेसिस में इजाफा आएगा। तो वो जो चीज़ है ना जो करने के लिए जो ज़रूरी है वो यही है जो हमारी ऑटोमेशन की बात है, ताकि हमने रीच आउट करना है टू दोज पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हु आर नॉट इन द टैक्स नेट एट द मोमेंट। तो फिर वो आपका जो एफर्ट है सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन, that is the one which will definitely help us to substantially increase our tax base. तो फिर ये चीज जो है ना अभी जो रियली आपके मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, वो है अब हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा और एफर्ट करनी होगी, और डेफिनेटली उससे फिर हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। राइट, वेल थैंक यू सो मच अब्दुल्ला यूसुफ साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अभी हमारे साथ अजहरुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू एंड कमोडिटी। 3,49,816 गोल्ड की पर तोला प्राइस आज की मार्केट में देखी जा रही है। लोकल मार्केट के नंबर्स हैं ये, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,0229 रुपीज़। आज थोड़ा सा गोल्ड पर 10 ग्राम में एक स्पाइक देखा जा रहा है। नेक्स्टली इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस 3,312.51 के लेवल पर देखा जा रहा है इंटरनेशनली पर डॉलर पर आउंस है, ये डॉलर प्राइस में है। जबकि ऑयल WTI पर बैरल $60.41, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.68। ये है आज की कमोडिटी अपडेट्स जो कि हमने देखे। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स हमारे पास अगर मौजूद हैं तो वो भी हम देखते चलते हैं। आज की मार्केट में करेंसी अपडेट, सबसे पहले यूरो बाइंग रही 319.46 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 320.03। यूके पाउंड बाइंग रही 378.46, सेलिंग वॉज 379.13। नेक्स्टली यूएस डॉलर बाइंग रही 281.85, जबकि सेलिंग वॉज 282.35। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.29, सेलिंग वॉज 39.36। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 75.15, सेलिंग वॉज 75.28। यूएई दरहम बाइंग एट 77.26, सेलिंग वॉज 77.4। कतरी रियाल बाइंग रही 77.57, सेलिंग वॉज 77.71। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 919.58, सेलिंग वॉज 921.21 के लेवल पर। हम देख रहे हैं यूएस डॉलर अब एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और उसके बाद मार्केट के अंदर जो बाउंस आएगा वो हम उसकी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। वेल, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।